हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। जनरल केमिस्ट्री में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर दिया था। लास्ट टर्न पे इंट्रोडक्शन भी हो गया था। ठीक है, हम लोग आज टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में बात करने वाले थे। आज फर्स्ट जो टाइप है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। देखिए, खत्म होने को तो ये चैप्टर दो क्लासेस का था। ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये जो टाइप्स ऑफ बॉन्डेड है ना, टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, ये टाइप्स जैसे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, जो जिसको आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनके बारे में अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि चीजें क्या हो रही हैं, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल ज्यादा हो रही हैं। हो सकता है आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप हो, लेकिन फिर भी आपको चीजें आनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट है हमारा आयनिक बॉन्ड, या फिर हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही चीज होती हैं। इसमें सबसे पहली बात कि ये क्या है, जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ए और बी अगर बॉन्ड बना रहे होंगे, तब क्या होगा, एक ही मेटल या नॉन मेटल जो भी है, ठीक है, क्योंकि NaCl मैंने देखा है, NaCl हम लोगों ने देखा है, HCl देखा है। तो अब HCl की तो बात अभी नहीं कर रहे हम, NaCl की बात कर रहे हैं। NaCl में क्या है, Na मेटल है, Cl नॉन मेटल। ठीक है, अब उन लोगों ने बॉन्ड बनाया तो Na ने क्या किया, पूरा पूरा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो यहाँ पे फर्स्ट होगा कंप्लीट, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जगह है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा, पहली चीज। ठीक है, दूसरी, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, बॉन्ड जो होगा फॉर्म होगा बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये वाला जो भी हम बॉन्ड पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे मेटल होगा और नॉन मेटल होगा। इसी में और नोट करके लिख सकते हैं, मेटल जो होगा वो डोनर होगा यहाँ पे, और नॉन मेटल जो होगा एक्सेप्टर या रिसीवर होगा। ठीक है, नॉन मेटल इज एक्सेप्टर। ठीक है, मतलब मेटल जो है इजिली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, अपने जो आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट इजिली कर ले रहे हैं। नॉन मेटल इजिली वो चीजें ग्रेस्प कर ले रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिटल में ले रहे हैं। थर्ड पॉइंट जो है इसके बारे में, ये नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। अब पहली चीज, यहां से यहां पूरा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा, बॉन्ड जो बन रहा है मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन रहा है। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल का मतलब होगा कि जो हमारे जैसे NaCl बॉन्ड बना रहे हैं, Na के पास प्लस है, Cl के पास माइनस है, ये हमेशा इसी फॉर्म में रहेंगे। कंबाइंड स्टेट में हम इसको NaCl बोल देते हैं, जैसे ही वो सॉल्युबल होगा या फिर पानी में मिक्स किया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो हमेशा इस स्टेट पे मिलेगा। ठीक है, अब जब Na के पास प्लस है, Cl के पास माइनस है, तो ये जो पॉजिटिव है अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये Cl कहीं से भी आ सकता है, ये Cl कहीं से भी इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब Na कहीं से भी Cl को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो Cl कहीं से भी अटैक कर रहा होगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो नॉन डायरेक्शन होगा। मतलब Na जो है हमारा, Na मेटल है, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, अब उसके आसपास जो Cl है,
जो Cl उसके आसपास घूम रहे हैं वो कहीं से भी अट्रैक्शन शो कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर नहीं कि लेफ्ट साइड से आएगा Cl अट्रैक्ट होगा Na+ से, लेफ्ट साइड से अट्रैक्ट होगा, फ्रंट से होगा, बैक से होगा, अप से होगा, डाउन से होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, जहां से सुटेबल होगा। क्योंकि एक Na+ नहीं होगा, एक Cl- नहीं होगा, बहुत सारे Na+, बहुत सारे Cl- प्रेजेंट होंगे। अगर हमने नमक का घोल ले लिया जिसे ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, NaCl+ वाटर ले लिया, तो यहाँ बहुत सारे Na होंगे, बहुत सारे Cl- होंगे। तो जहां सुटेबल होगा उस साइड से अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको नॉन डायरेक्शनल इन नेचर कहा गया है। NaCl है, MgO है, तो ये सब क्या बना रहे हैं, इसके एग्जाम्पल है NaCl, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होगी इसकी, ठीक है, वो देखी जाएगी। इलेक्ट्रोवैलेंसी आती है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ा रहे हैं तो या तो आप पढ़ लीजिएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर आप स्किप कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा। अब इतना तो समझ में आ गया कि ये आयनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। अब थोड़ी थोड़ी चीजें जो इनके बारे में है वो समझ लेते, नहीं तो 2 लाइन में तो खत्म ही हो गया है। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, जैसे NaCl ने बॉन्ड बनाया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से Na हमारा एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसमें Na की इलेक्ट्रोवैलेंसी +1 हो जाएगी। Cl हमारा गेन कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो Cl की इलेक्ट्रोवैलेंसी -1 हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी को +1 या -1 या फिर जितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज हो रहे होंगे उस हिसाब से हम लिख देंगे। तो ये बात हो गई इलेक्ट्रोवैलेंसी की। ठीक है, कभी पूछ लिया गया कि NaCl में Na की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, तो Na की +1 है। इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ Mg इन MgO क्या है, तो Mg पे +2 होगा क्योंकि Mg 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और O पे -2 होगा क्योंकि O 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, तो ये टर्म है इलेक्ट्रोवैलेंसी, लिख लेते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ NaCl क्या है, MgO क्या है, CaCl2 क्या है, तो ये सब पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, हाँ, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज, या तो कहीं रिलीज होके जा रहे हैं, छूट रहे हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, या फिर गेन हो रहा हो, कोई इलेक्ट्रॉन रिच बन रहा हो, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन रिचनेस आ रही हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही हो, सारी चीजें गेन में आती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा हो, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन पुअर बन रहा हो, तो वो सब इलेक्ट्रॉन रिलीज में आते हैं। जो डोनर बनेगा वो रिलीज करेगा, जो डोनर बनेगा वो रिलीज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा, वो पुअर, उसकी पुअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा होगा, या डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही होगी। ठीक है, एक्सेप्टर की बात करेंगे तो एक्सेप्टर क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा, रिच हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच, पुअर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, रिचनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, या इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ठीक है, ये सारी चीजें बोली जा रही हैं। तो होप सो ये इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे इसका पूरा कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया। अब हम
ये देख लेते हैं कि आयनिक जो कंपाउंड बन रहे होंगे, जो जिन कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड बन रहा होगा, उसकी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ठीक है, तो एक मिनट इसको फिर से कर लेते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड है वो दो लोगों के बीच में बन रहा होगा, वहां जहां पे एक एटम कंप्लीट ट्रांसफर कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन का टू अदर एटम। ठीक है, there is complete transfer of electron from one atom to another atom in ionic bond। ठीक है, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। जो आयनिक बॉन्ड होगा वो फॉर्म होगा मेटल और नॉन मेटल के बीच में। जो मेटल होगा वो यहाँ पे डोनर होगा, वो इजिली इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को की डेंसिटी घटा सकता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन सकता है। ठीक है, नॉन मेटल जो होगा वो इजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच बन सकता है, और उसके पास स्पेस होगी जिसमें वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ये नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होती है। जो NaCl के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नॉन डायरेक्शनल है, मतलब Na और Cl जब भी बॉन्ड बनाएंगे तो वो कहीं से भी अट्रैक्शन शो कर सकते हैं, प्रॉपर एक डायरेक्शन में नहीं होगा, कहीं से भी Cl आके Na के पास चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या हुई, ये आयनिक बॉन्ड फिनिश हो गया। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी, जो कोई भी एटम, अगर पूछा जाएगा NaCl की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है या फिर Na की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, तो Na की इलेक्ट्रोवैलेंसी +1 है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। Cl की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, -1 है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। MgO में क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम के पास +2 चार्ज है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, मतलब उनके पास कैपेसिटी होती है, वो इजिली इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो इजिली वो एक्सेप्ट कर लेगा, उसके पास खाली जगह होगी तो इजिली जो Mg ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो ले लेगा। तो जो भी Mg है उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, +2। O है, ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है -2। ठीक है, तो ऐसे पूछा जा सकता है। ये हो गया हमारा आयनिक बॉन्ड फिनिश। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक हम एक बार और देख लेंगे कि क्या कोई चीज ऐसी हो जो ना समझ पे आई हो तो हम दोबारा उसमें वो भी इंक्लूड कर देंगे। तो होप सो नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ऑफ आयनिक बॉन्ड। पहला कि जो आयनिक बॉन्ड है दो एटम के बीच में जो बन रहा है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और जो कंपाउंड आयनिक होंगे उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो कंपाउंड साथ में इसमें लिख सकते हो, कंपाउंड which form ionic bond have high melting point and boiling point। ठीक है, जैसे नमक होता है, नमक घरों में जो हम यूज करते हैं जिसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं, और सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं। तो ये नमक क्या होता है, नमक को पिघलाना, घोलना तो आसान है, पिघलाना थोड़ा हाई टेम्परेचर की नीड होती है। ठीक है, सेकंड है हमारा जो पॉइंट है वो हमें ये बताता है कि जो आयनिक बॉन्ड है नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, ही हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड हमारा नॉन डायरेक्शनल होगा, तो आयनिक कंपाउंड जो बन रहा होगा
वो भी नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होगा। तो आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, means compound which form ionic bond are नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, वो भी नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होंगे। ठीक है, अब एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं, आयनिक बॉन्ड जिनमें होता है, वो जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो वो इन एज अ इंसुलेटर वर्क करते हैं, और जब वो सॉल्युबल होते हैं, सॉल्वेंट में मिक्स हो जाते हैं जैसे वाटर, तो वो एज अ कंडक्टर काम करते हैं। ठीक है, तो जब हमारे आयनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड है वो क्या कर रहे होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, तब इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। जैसे ही वो सॉल्वेंट में मिक्स हो जाते हैं, एज अ कंडक्टर काम करते हैं। तो ये लास्ट थर्ड पॉइंट लिखते हैं। तो सब जो आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं वही कर रहे हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड डायरेक्ट लिखते हैं, कंपाउंड आर behave as insulator in solid state. Ionic compound behave as insulator in solid state. ठीक है, but work as conductor in molten state. molten state पे ये कंडक्टर की तरह वर्क कर रहे होते हैं। कौन? हमारे सॉलिड, क्योंकि अब उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया होता है। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये पॉइंट्स आयनिक बॉन्ड में नहीं लिखवा के लोग आयनिक कंपाउंड में लिखवाते हैं। अगर आपके सिलेबस में आयनिक बॉन्ड है तो ये भी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको नोट करिए। तो होप सो नोट हो गया होगा। इसको रब करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे फोर्थ, आयनिक कंपाउंड आर soluble in water. Ionic compound are soluble in water. ये वाटर में soluble होते हैं। ठीक है, अब कभी भी पूछा जाए, अगर जैसे दो तीन एलिमेंट्स दे रखे, दो तीन कंपाउंड्स दे रखे, अब उसमें पूछा जाए मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, कौन सॉल्युबल है इन वाटर, इसके बारे में, कौन एज अ कंडक्टर वर्क करता है, तो जितने पॉइंट है ना उतने उस ये समझ लीजिए उसका डबल क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आपको पता है कि इन तीनों में से कौन सा, दो तीन दिया है, जैसे NaCl दिया है, H2O दिया है, एक्सेट्रा बहुत सारे दिए हैं। तो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस में होगा? NaCl के पास होगा। H2O से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका है? NaCl का है। तो ये सारी चीजें देखने को हमको मिलेंगी जब क्वेश्चन करेंगे। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की।
तो जहां हमने आयनिक बॉन्ड की बात करी थी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करी थी हम लोगों ने। अब हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की, तो यहाँ हम कोवेलेंसी बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। अब बात करते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि कुछ भी अनइम्पोर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे हो रही हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेगा जब हमारा ए और बी के बीच में बॉन्डिंग होगी और ए और बी का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा इन बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब ए अपना एक इलेक्ट्रॉन बी के साथ शेयर कर रहा होगा, बी अपना एक इलेक्ट्रॉन ए के साथ शेयर कर रहा होगा, मतलब दोनों लोग अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होंगे। जब बी को जरूरत होगी तो ए अपना इलेक्ट्रॉन बी में शो हो रहा होगा, जब बी को जरूरत होगी तो वो इलेक्ट्रॉन बी के लिए काम कर रहा होता है जो ए के पास है, और जो एक बी के पास है वो जब ए को जरूरत होगी तो अपना इलेक्ट्रॉन ए को दे देगा, ठीक है। अब यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो बहुत ज्यादा जो वर्ड है उन पे ध्यान देने की जरूरत है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड था, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो लिखेंगे बॉन्ड फॉर्म्ड बाय बॉन्ड बॉन्ड फॉर्म्ड बाय बॉन्ड बनेगा फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के लिए, ठीक है। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर अब शेयरिंग कैसी कैसी होगी, शेयरिंग देख सकते हैं। मे बी वन वन, ए का वन होगा, बी का वन इलेक्ट्रॉन होगा, वन वन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो सकती। ए के दो इलेक्ट्रॉन होंगे, बी के दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनकी शेयरिंग हो सकती है। ए के तीन इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बी के तीन इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इनकी शेयरिंग हो सकती है। एक दो तीन चार पांच जितने भी बॉन्ड होंगे उतने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है। अब यहाँ पे ए को एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, बी को भी एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो यहाँ पे वन वन की शेयरिंग हो रही है। यहाँ पे ए को दो इलेक्ट्रॉन की नीड है, बी को भी दो इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो वहां दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है बिटवीन ए एंड बी। और यहाँ पे ए को तीन इलेक्ट्रॉन की नीड है, बी को भी तीन इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ तीन तीन इलेक्ट्रॉन हो रही है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, H2 बना, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। O के पास दो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल पे, दो इलेक्ट्रॉन मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल पे 6 इलेक्ट्रॉन, और उसको दो की नीड है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इसने क्या किया, दो की शेयरिंग करी, दो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करी, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो बॉन्ड बनेंगे। एन के आउटर मोस्ट पे तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पे तीन बॉन्ड बनेंगे। तो ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, ये सारे क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ पे टर्म आएगा कोवेलेंसी, ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है लेकिन लेस देन आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे जो कोवेलेंसी वर्ड आता है, कोवेलेंसी, कोवेलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय एन एटम। तो H जो है एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, तो इसकी कोवेलेंसी 1। O जो है हमारा दो इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, तो इसकी कोवेलेंसी 2। नाइट्रोजन जो है तीन इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी कोवेलेंसी 3 हो जाएगी।
जहां कोवेलेंट बॉन्ड होगा वहीं कोवेलेंसी देखने को मिलेगी, जहां इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होगा वहां इलेक्ट्रोवेलेंसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम बेसिकली ये देख रहे होंगे कि ऑक्टेट रूल फुलफिल हो रहा होगा, कहीं कहीं हो रहा होगा, कहीं कहीं नहीं हो रहा होगा। अब ऑक्टेट रूल क्या है? इस रूल के अकॉर्डिंग जो एटम है वो स्टेबल होना चाहते हैं, वो नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं, वो अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये फर्स्ट ग्रुप के या सेकंड ग्रुप के, ज्यादा से ज्यादा थर्ड ग्रुप के एलिमेंट कर रहे होंगे, थर्ड बहुत कम आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड के ज्यादा कर रहे होंगे, और एस और पी ग्रुप के एलिमेंट्स ज्यादा कर रहे होंगे। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम नोबल गैस की तरह बनना चाहता है, लिथियम है नियॉन की तरह बनना चाह रहा है, या क्लोरीन है नियॉन की तरह बनना चाह रहा है, तो ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वही कर रहे होंगे जो शेयर कर रहे होंगे। तो Cl तो हमारा NaCl के साथ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो वो यहाँ नहीं होगा। ठीक है, जब कभी जरूरत होगी तो शेयरिंग भी होगी, 1-1 की शेयरिंग हो रही होगी कहीं ना कहीं, तो वहां पे वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होगा कौन? Cl हमारा। जहां जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से बात करेंगे। अब जो लोग, दो वर्ड यूज होते हैं, एक है हाइपोवेलेंट, इसी से रिलेटेड है, इसी कोवेलेंट से रिलेटेड है, एक है हाइपरवेलेंट। हाइपो मतलब होती है कमी, कमी, और हाइपर मतलब होता है ज्यादा, या कह सकते हैं अधिकता। ठीक है, हाइपोवेलेंट में क्या होगा? अगर 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाह रहा है स्टेबिलिटी धारण करके, या स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाह रहा है, लेकिन वो 1 इलेक्ट्रॉन नहीं बना पा रहा है, जो भी हमारा एटम है वो कम में ही मान जा रहा है, या कम ही वैलेंसी है उसकी। जैसे हाइड्रोजन है, वो अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर रहा है, ठीक है, उसने क्या किया, एक H के साथ संतोष कर लिया, वो हीलियम जैसा कुछ लगने लगा, ठीक है, वो किया उसने। तो यहाँ पे हाइपोवेलेंट होंगे वो जो, जिनके पास ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करने का ऑप्शन नहीं है, और वहां पे क्या है, कम इलेक्ट्रॉन्स, कम नंबर, मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। और हाइपरवेलेंट वो होंगे, वो जो मॉलिक्यूल होंगे जिनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी वो स्टेबल है, जो भी कंपाउंड बन रहे हैं। जो कंपाउंड कम 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, उनके पास इलेक्ट्रॉन फिर भी स्टेबल हो जा रहे हैं, तो वो हाइपोवेलेंट। जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है वो हाइपरवेलेंट। तो ये वर्ड भी यूज हो सकते हैं। तो हाइपोवेलेंट जो होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या होगा, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब हाइपोवेलेंट का एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे हमारे पास BeCl2, और हाइपरवेलेंट में एग्जांपल होगा PCl5, PCl6, ऐसे PCl5, SF6 ऐसे। और उसका भी एक दो और लिख देते हैं हाइपोवेलेंट में BF3 लिख देते हैं, या BX3, BCl3, BF3, ऐसे ऐसे देखने को मिले। तो कोवेलेंट बॉन्ड में एक टर्म हमें कोवेलेंसी देखने को मिला, एक हाइपोवेलेंट, एक हाइपरवेलेंट, और ऑक्टेट रूल। तो ये 4 चीजें इसमें इंक्लूडेड है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि जो कोवेलेंसी है वो कैसी होगी, वो डिपेंड करेगी। अब कोवेलेंसी देख लेते हैं एक बार। अब हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, पहले देखते हैं हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है, ये, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है इसका आउटर मोस्ट शेल बढ़ने के लिए, तो किसी भी एक H के साथ ये बॉन्ड बना लेगा, तो इसकी कोवेलेंसी 1 हो जाएगी। ऑक्सीजन क्या है, इसके आउटर मोस्ट पे 6 है, इसको 8 बनाने की लिए 2 की नीड है, तो इसकी कोवेलेंसी 2 हो जाएगी। N के पास आउटर मोस्ट में 5 है, और इसको 3 की नीड है, तो ये क्या करेगा, इसकी कोवेलेंसी 3 हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि एक ही तरह की कोवेलेंसी शो की जाए,
एक से ज्यादा भी शो कर सकता है कोई कोई एलिमेंट, ठीक है। कार्बन के आउटर मोस्ट पे कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी कोवेलेंसी 2 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी कार्बन की कोवेलेंसी 2 हो जाएगी इस रूल के हिसाब से, ठीक है। लेकिन कार्बन की एक्चुअल में कोवेलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, वो एक एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन के बारे में हम प्रैक्टिस सेशन में बात करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अगर किसी को लगे कार्बन की कोवेलेंसी 4 होती है, जिसको टेट्रावेलेंट बोलते हैं। कार्बन क्या करता है, जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे होते हैं, लेकिन स्पेस वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाता है, तो एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो अब उसके पास 4 ऑर्बिटल खाली हो गए होते हैं, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है। तो इसकी बात हम प्रैक्टिस सेशन में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए हो सकता है 15 से 20 मिनट लगे, तो उसकी बात बाद में करेंगे। तो पहले हमें ये पता होना, जैसे पी की बात करें, फ्लोरीन की बात, फॉस्फोरस की बात करें, तो उसकी कोवेलेंसी 5 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोवेलेंट बॉन्ड खत्म हो गया, ठीक है। इसमें अगर कुछ और कैरेक्टर वगैरह लिखवाने होंगे तो वो भी लिखवा देंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ जो टर्म्स यूज हुए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में इसका जो भी कुछ अगर 1-2 पॉइंट रह गया होगा वो, और उसके बाद हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करेंगे। वैसे तो मैं सारे बॉन्ड थोड़े थोड़े लिखवा के फिनिश कर देती, फिर मैंने सोचा कि शायद कुछ एक्स्ट्रा पूछ लिया जाए, इसलिए बॉन्ड के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। तो होप सो क्लासेस समझ में आ रही होंगी। जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।